भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। चौथी शर्त है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों की आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावक और समर्थक आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्य यानी सांसद होने जरूरी हैं। नियम ये भी है कि एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपए भी जमा कराना होता है। कोई भी उम्मीदवार 4 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है और न ही रिटर्निंग अधिकारी 4 से अधिक नामांकन पत्र स्वीकार करेगा। संविधान का अनुच्छेद 68 ये कहता है कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पहले या उसके बाद जारी की जा सकेगी। हालांकि मृत्यु, इस्तीफा, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर चुनाव जल्द से जल्द कराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। इस तरह निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। 1961 में 11वें संविधान संशोधन के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल संबंधी प्रावधान किया गया। तीसरे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले तक मूल संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक संयुक्त बैठक में निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था थी। हालांकि पहले 2 उपराष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई थी क्योंकि दोनों ही मौकों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। उपराष्ट्रपति चुनाव में विशेष तरीके से वोटिंग होती है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है लेकिन वो कई उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर वोट देता है। मतलब वो बैलेट पेपर पर ये बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन और तीसरी कौन। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य सांसद ही होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के वोट का मूल्य एक होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का तरीका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 17 में दिया गया है। मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम तो होते हैं लेकिन इसमें कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता अंकित कर सकते हैं जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप या रोमन या किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है। लेकिन अगर पहली पसंद न लिखी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। कुल वैध वोटों को 2 से भाग देकर और भागफल में 1 जोड़कर और अगर कोई शेष हो तो उसे गिनती में नहीं लेकर कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि सभी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों का जोड़ 787 है।
तो इसमें 2 से भाग देने और भागफल में 1 जोड़ने के बाद 394 का अंक निकला। यही निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोटों की गिनती राउंड्स में होती है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर पहले राउंड की गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए जरूरी कोटा हासिल कर लिया तो उसकी जीत हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे राउंड की गिनती होती है। अब जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर उसकी दूसरी वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाते हैं जिन्हें हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता है या मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं रह जाता है।